Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 12 मई 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गाज़ा स्ट्रिप को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सेक्रेटेरिएट, या फिर ऑप्शन सी द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर ऑप्शन डी द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडियन आर्मी की जो वर्दी होती है उसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं, और ख़ासकर इंडियन आर्मी के जो हायर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो अब क्या करेंगे, एक जैसी वर्दी पहनेंगे, यानी कि उनकी जो यूनिफॉर्म होगी वो कॉमन होगी। अभी कैसी यूनिफॉर्म होती है, ये नया यूनिफॉर्म का सिस्टम क्या है, क्यों लाया गया है, ये सारी चीज़ हम लोग इस आर्टिकल को देखते हुए कवर करेंगे। इस आर्टिकल को द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक जो छोटा आर्टिकल है उस फॉर्म में भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप लोग देख पाओगे। कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ब्रिगेडियर्स एंड अबव रैंक ऑफिसर्स इन आर्मी फ्रॉम अगस्त 1। तो 1 अगस्त 2023 से जो ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर होते हैं और इनसे ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म है बेसिकली वो कॉमन होने वाली है, एक जैसे यहाँ पर वो पोशाक पहनेंगे। अब सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की, तो यहाँ पे आपको अलग अलग रैंक्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले जब हम लोग कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करते हैं ना, तो उसमें लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल, ये सारी रैंक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी मैंने क्या बताया था, जो ब्रिगेडियर लेवल पर हैं। तो यानी कि जो ये ब्रिगेडियर लेवल पर आपको ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ से, और अबव रैंक्स वाले यानी कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, इनकी जो यूनिफॉर्म है ना वो करंट समय में अलग अलग होती है। तो उन सब यूनिफॉर्म को चेंज किया जाएगा, एक जैसी यूनिफॉर्म ये सभी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो पहनने वाले हैं। ये बात ज़रूरी है ध्यान रखना कि ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर से ऊपर वाले जितने भी रैंक के ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पर यह यूनिफॉर्म को कॉमन किया गया है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे आते हैं। जब आप इन लेवल के ऑफिसर्स को देखते हो ना, तो इनकी वर्दी में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ये येलो कलर का आपको ये दिख रहा होगा कॉर्ड, उसके साथ साथ ये जो बैचेस हैं इनकी अलग अलग कलर नज़र आ रहे होंगे, है ना। और जो कैप होती है वो कैप भी यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग कलर की आपको देखने को मिल जाती है। तो उसी के अंदर में कुछ चेंजेस करने के बारे में बोला गया है। देखो होता क्या है कि जितने भी ये ऑफिसर्स बनते हैं ना वो अलग अलग रेजिमेंट से आते हैं। अब जैसे इंडियन आर्मी में आपने देखा होगा अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, दोगरा रेजिमेंट, इस प्रकार से अलग अलग आपको बहुत सारे रेजिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये इसके अलावा भी और भी रेजिमेंट्स होते हैं, तो उस रेजिमेंट से वो ऑफिसर आते हैं। अब जब वो ब्रिगेडियर, जब मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद पर आते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने रेजिमेंट से ही बिलोंग करने वाली जो यूनिफॉर्म है उसी को यहाँ पर वेयर कर रहे हैं। उसी रेजिमेंट का जो लोगो वगैरह है वो सब यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन नज़र आता है। तो वही बोला जा रहा है कि जो ये अलग अलग रेजिमेंट्स की जितने भी यहाँ पर निशानी होगी इनकी वर्दी के ऊपर में, उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई भी रेजिमेंट का टैग जो है इन ऑफिसर्स के वर्दी के ऊपर नहीं रहेगा। ये सब की जो वर्दी होगी, जो इनका यूनिफॉर्म होगा वो कॉमन होगा, एक जैसा होगा, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो एक कॉमन आइडेंटिटी होती है उसको हम और ज़्यादा मजबूत कर सकें।
जैसे रेजिमेंट वगैरह चल रहे हैं वो सब कुछ एज इट इज़ चलता रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग केवल इन ऑफिसर्स की बात करें, ब्रिगेडियर से ऊपर वाले अपर रैंक के ऑफिसर्स की। अब पहले ये सुनो कि आज के समय में इनका जो पूरा यूनिफॉर्म है वो कैसा है। तो इंडियन आर्मी की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं ना, वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहनती हैं। जैसे उनका जो बैरेट यानी कि जो कैप है वो अलग कलर की होती है, अलग डिज़ाइन की कैप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देखने के लिए बस खाली ये वाला पिक्चर आप देख सकते हो। अलग अलग रेजिमेंट में इस प्रकार से अलग अलग कैप है। जैसे गोरखा रेजिमेंट में इस प्रकार का हैट आपको देखने को मिलता है ना। कहीं पर कैप का डिज़ाइन आपको अलग देखने को मिलेगा, कलर अलग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग ब्रांचेस इनकी यूनिफॉर्म अलग अलग है। बैरेट अलग है, लेनियार्ड अलग है। लेनियार्ड मतलब कॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लेनियार्ड कैसे बोलते हैं, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिपिन रावत जी ने जो एक कॉर्ड पहना हुआ है, ठीक है, येलो कलर का जो दिख रहा है, इसको हम लोग लेनियार्ड बोलते हैं। उसके अलावा इनके जो बैचेस हैं वो यहाँ पर अलग अलग कलर के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मतलब इनके रेजिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसा यहाँ पर इनका रेजिमेंट है उसी के हिसाब से यहाँ पर वो यूनिफॉर्म होती है। अब ऐसे ही जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो क्या किया जा रहा है, जो बड़े लेवल पर पहुंचेंगे ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर से ऊपर वाली रैंक के, तो उनके पास में जो ये रेजिमेंट का जो पूरा लोगो वगैरह है वो सब हटा दिया जाएगा। सबके बीच में यहाँ पर एक कॉमन आइडेंटिटी बनाई जाएगी। उनकी एक कॉमन यूनिफॉर्म बनाने के बारे में चर्चा की गई है। आज के समय में जो हमारे इन्फेंट्री ऑफिसर्स होते हैं या मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, ये डार्क ग्रीन कलर का जो कैप है वो पहनते हैं। और जो हमारे आर्मर्ड कॉप्स ऑफिसर्स होते हैं वो ब्लैक कलर का कैप पहनते हैं। उसके अलावा जो दूसरे कॉप ऑफिसर्स हैं वो डार्क ब्लू कलर का कैप पहनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनकी कैप अलग अलग कलर की है। और खासकर जो हमारे कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं वो रेड कलर का जो कैप है वो पहनते हैं। तो अभी क्या किया जा रहा है कि अब ऐसे ही जब ये लोग ऊपर पहुंच जाएंगे इस वाली रैंक पे, अपर वाली रैंक पर, तो अपना यूनिफॉर्म वही चलता है उनका रेजिमेंट वाला। तो काफ़ी सारे बदलाव दिखाई पड़ते हैं। उनका जो रेजिमेंट है वो हायर लेवल के ऑफिसर्स में भी यहाँ पर झलक रहा होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर हटाकर एक कॉमन आइडेंटिटी को बनाने के बारे में चर्चा की गई है। समझ गए? ये तो आपने समझा कि आज के समय का यूनिफॉर्म सिस्टम कैसा है। अब ये समझो नया यूनिफॉर्म कैसा होने वाला है। तो यह ना नया यूनिफॉर्म जो हमारे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल का जो नया यूनिफॉर्म होगा, ये लोग क्या करेंगे, पहली कॉमन चीज़ जो इनका बैरेट जो कैप होगा वो बिल्कुल सेम कलर का होगा। सभी का कैप एक जैसा होगा। जैसे अभी रेड है, हैट है, अलग अलग कैप हैं, डिज़ाइन अलग हैं, कुछ नहीं, सेम कलर का कैप होगा। कॉमन बैचेस होंगे इनके पास में। उसके साथ साथ जो बेल्ट का बकल होता है ना, यहाँ पर आप देख पाओगे, एक सेकेंड, ये बेल्ट का आपको बकल दिख रहा होगा। इस बेल्ट के बकल पर भी देखो इनके रेजिमेंट का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, सबके अलग अलग रेजिमेंट का लोगो लगा हुआ है। तो ये बेल्ट का बकल भी चेंज किया जाएगा। सबका बिल्कुल जो बेल्ट का बकल होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो इनके शूज़ होते हैं वो भी अलग अलग पैटर्न के होते हैं, लेकिन अब जो नया यूनिफॉर्म आएगा उनके सबके शूज़ के पैटर्न भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं। और जो शोल्डर के ऊपर रैंक वाले बैजेस होते हैं वो सबके गोल्डन कलर के होंगे, सारे सीनियर ऑफिसर्स के। प्लस जैसे आज के समय में रेजिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनका ही जो सिस्टम है वो चल रहा होता है, बट वो चीज़ अब नहीं रहेंगी ब्रिगेडियर और उनसे अबव रैंक वाले ऑफिसर्स के लिए। सबके लिए यहाँ पर कॉमन यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या बोला जा रहा है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि देखो अब ये जो ऑफिसर्स ऊपर आता है ना इस लेवल पर, ब्रिगेडियर और इससे ऊपर लेवल पर, इनके पास में कॉर्ड वगैरह भी अलग अलग लेवल के होते हैं। वो कॉर्ड वगैरह यहाँ पर हटा दिया जाएगा। यानी कि जो ये लेनियार्ड होने वाला है ना इन ऑफिसर्स के पास में, ये जो लेनियार्ड होता है, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको हटा ही दिया जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो ऑफिसर्स हैं ये अपने शोल्डर पर एक स्पेशल फोर्स, अरुणाचल स्काउट, दोगरा स्काउट, इस प्रकार के यहाँ पे अलग अलग जो फ्लैशेस है वो पहना करते थे, वो भी यहाँ पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म को कॉमन कर रहे हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, तो इस चक्कर में वो भी ख़त्म किया जाएगा। उसके साथ साथ ये बोला जाता है सभी के यूनिफॉर्म का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर बिल्कुल सेम होने वाला है। सवाल यह है कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसको ना करके भी तो अभी तक काम चल रहा था, तो आगे भी चल सकता है ना। या फिर कह सकते हो कि इसको ये काम करने का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जो डिसीजन है ये इसलिए लिया गया है ताकि हम अपने इस इंडियन आर्मी के अंदर में जो स्ट्रेंथ है, खासकर जो कोहेजन है, जो सिनर्जी है, मेल मिलाप, उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें, यूनिफॉर्मिटी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। जो ये यहाँ पर एक ये स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सेट किया गया है ना, इससे क्या होगा, कॉमन आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर इंश्योर कर सकेंगे। उसके बाद में हायर लेवल के ऑफिसर्स में जो ये रेजिमेंटल पैरोकेलिज्म देखने को मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि देखो अलग अलग रेजिमेंट से आए हैं ऑफिसर्स, तो कहीं ना कहीं उनका जो बेसिकली लॉयल्टी है ना वो अपने रेजिमेंट के प्रति थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पर फिर भी ऐसा जो सेंस है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो ड्रेस है वो यहाँ पर कॉमन कर देंगे, उनका यूनिफॉर्म कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो इससे कॉपरेशन सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा।
अब एक चीज़ ये भी है ना कि जैसे इनकी एक न्यूट्रल यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो कोई अब रेजिमेंटल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, अब एक न्यूट्रल यूनिफॉर्म हो जाएगी सबकी। तो ये जो सीनियर ऑफिसर्स है वो क्या कर सकेंगे, ज़्यादा कोलेबरेटिव वे में यहाँ पर अपनी लीडरशिप को फॉलो कर सकेंगे। एक बेहतरीन लीडरशिप यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पर इनसे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर समझेंगे कि हाँ बिल्कुल देखो, सब ऑफिसर्स जो हैं वो एक ही लेवल के हैं, सभी को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है। वैसे अभी भी ऐसा ही होता है, बट इसको और मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ये भी है ना कि देखो, अगर आप लोग दूसरे देशों की जो यहाँ पे आर्मी है उनके ड्रेसेस देखोगे तो वहाँ पर यही एग्जैक्टली सिस्टम चल रहा है। इंडिया ने अब यहाँ पर इस सिस्टम को चेंज करने के बारे में फोकस किया। देखो, अगर हम लोग ब्रिटिश आर्मी की बात करें, और ब्रिटिश आर्मी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है ना वो ब्रिटिश आर्मी से ही ली गई है। उनके पैटर्न के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने उस पूरी आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो हम लोगों ने बनाई है। तो बोला जा रहा है कि वहाँ पर भी ऐसा ही है। कर्नल के ऊपर वाली जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म कॉमन है। वैसे हमें भी कर लेना चाहिए। इवन यहाँ पे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं, ये भी अपने आर्मी का जो पैटर्न है वो ब्रिटिश आर्मी वाला ही फॉलो करते हैं। तो हमें भी यहाँ पर एक काम कर लेना चाहिए। सिमिलर पैटर्न का यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को और ज़्यादा प्रमोट करता हुआ नजर आएगा हायर रैंक ऑफिसर्स के बीच में। ठीक है, मैं बार बार हायर रैंक ऑफिसर बोल रहा हूँ, सभी की चेंज नहीं हुई है। हायर रैंक ऑफिसर्स यानी ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर से अपर रैंक वाले ऑफिसर्स की बात हम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नव अगले आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाओगे। देखो, पिछले साल ना ये जो खबर है ये बहुत न्यूज़ बनी थी, यही समय था, यानी जून के समय में ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुकी थी। महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पे बदल चुकी थी, है ना। हुआ क्या था, पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को आपस में लिंक कर कर सही से समझ सको। सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर ऑर्डर आया है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर। पिछले साल की बात है, पिछले साल जून के समय में हुआ क्या कि महाराष्ट्र के अंदर में जो सीएम हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, और आपको पता है अगर यहाँ पर कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है ना, मुख्यमंत्री है, तो उसके पास में एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए। एक प्रॉपर एमएलए का सपोर्ट है तभी वो यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ होगा। अब पिछले साल होता यह है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनका जो एमएलए का सपोर्ट है वो कम हो जाता है। उनके पास से जो ज़्यादातर एमएलएज हैं वो चले जाते हैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ में। ठीक है, एकनाथ शिंदे यहाँ पर आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा होगा इनका, तो इनके साथ में वो लोग चले जाते हैं, इनके सपोर्ट में ज़्यादातर एमएलएज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उस समय के करंट चीफ मिनिस्टर थे वो कॉन्फिडेंस में थे नहीं, मतलब उनका जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो चुका है ना। अब जब तक सपोर्ट होगा नहीं तब तक वो चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठ नहीं सकते हैं, तो ज़्यादातर एमएलए यहाँ पर एकनाथ शिंदे साहब के साथ चले गए। अब इसके बेसिस पर क्या हुआ, जो गवर्नर थे ना, उन गवर्नर ने क्या किया, उन गवर्नर ने बोला कि चलो एक फ्लोर टेस्ट करवा लो। फ्लोर टेस्ट मतलब असेंबली में जितने भी एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी एमएलए प्रेजेंट होंगे उनसे वोटिंग करवा लो वो किसके फेवर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, यानी कि जिसके फेवर में एमएलए हाथ उठा देंगे हाँ भाई इनके फेवर में हम। ठीक है, तो होगा क्या, इस फ्लोर टेस्ट के अंदर आप देख पाओगे तो जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने जो अपना रूल है वो यहाँ पर खो दिया। ठीक है, अब उन्होंने खो दिया और कॉन्फिडेंस में कौन आ गए, ये आ गए एकनाथ शिंदे। तब से यहाँ पर आप देख पाओगे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये उद्धव ठाकरे जी के पार्टी में हुआ करते थे, उनके साथ हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन निकल गए वहाँ से और एमएलएस को भी साथ में लिया है। ये एमएलएस का सपोर्ट भी उनके पास से ख़त्म हो गया, एमएलएस का सपोर्ट इनके पास में चला गया, ये बन गए मुख्यमंत्री। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन, अपना जो ऑर्डर है वो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो गवर्नर ने डिसीजन लिया था ना फ्लोर टेस्ट करवाने का, वो डिसीजन बिल्कुल गलत था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, इसको समझते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फ्लोर टेस्ट करवाने का डिसीजन इसलिए गलत था क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले जो उद्धव ठाकरे जी थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जब फ्लोर टेस्ट से पहले ही रिज़ाइन हो गया तो ऑब्वियस ही बात है नए चीफ मिनिस्टर बनने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट करवाया, इसका कोई मतलब नहीं बनता था। ये चीज़ यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो यहाँ पर इस जजमेंट ने ना एक दरवाज़ा और ओपन कर दिया है, और वो दरवाज़ा क्या है कि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, इनको डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये वाला गेट भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है, इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। किस केस में, डिफेक्शन के केस में। डिफेक्शन क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक पार्टी में थे और वो पार्टी छोड़ी और दूसरी जगह पर यहाँ पर आ गए,
और इस प्रकार से पार्टी छोड़ना, दूसरी ज्वाइन करना, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। और इसी डिफेक्शन के अगेंस्ट में हमारे पास में कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो उसके तहत इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये वाला दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक और ओपन कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि अभी उन्होंने रिज़ाइन, उद्धव ठाकरे साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, है ना। रिज़ाइन करने के बाद में यहाँ पर ये इनकी गवर्नमेंट बनती है और ये सीएम बनते हैं, तो अभी जो है ये पावर में है, तो ये आगे चलते रहेंगे एज इट इज़। आई होप आपको यहाँ पर ये जो मैटर है वो समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ना, एंटी डिफेक्शन, फ्लोर टेस्ट, इसको यहाँ पर अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना है, एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले हम लोग एंटी डिफेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो महाराष्ट्र क्राइसिस के बारे में ही ये हमने डिस्कस किया था पिछले साल, और इसके बारे में मैंने आपको समझाया था सारा डिटेल से कि एंटी डिफेक्शन होता क्या है। पहली चीज़, हमारे भारतीय संविधान के अंदर में जो शेड्यूल है उसमें शेड्यूल नंबर 10 यानी 10वां जो शेड्यूल है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। यानी कोई व्यक्ति, कोई एमएलए अगर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, फिर उसको छोड़कर तीसरी ज्वाइन कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से दल बदल कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया था। 10 शेड्यूल के अंदर में है वो एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन इसको कैसे लेकर आया गया, एक अमेंडमेंट करके 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो 52वां संशोधन करा गया था 1985 में, 1985 में। उसके बाद यहाँ पर 10 शेड्यूल ऐड होता है और यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आया जाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है? एंटी डिफेक्शन लॉ का मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ। ये बोलता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, अगर वो इस प्रकार से अपनी पार्टी को बदलते हैं, दल बदल करते हैं, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ सकता है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी, एक अपवाद भी है, एक छूट भी दी गई है। क्या छूट है कि अगर एमपी एमएलए की बात कर रहे हैं ना, अगर सपोज़ यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें यहाँ पर ढेर सारे कह सकते हो एमएलए का सपोर्ट यहाँ पर मिला हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी एमएलए, अगर एक व्यक्ति निकल कर जाता है पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर उस पार्टी के एटलीस्ट 2/3 मेंबर, उस पार्टी के एटलीस्ट 2/3 मेंबर अगर एक साथ निकल कर चले जाएं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। ध्यान रखना, तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक साथ मेजोरिटी में काफ़ी सारे लोग निकल गए और जाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन कर लिया उसकी सरकार बन जाएगी। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अकेला इक्का दुक्का लोग छोड़ दें तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे उनको पकड़ के। लेकिन अगर 2/3 मेंबर्स, उस पार्टी के 2/3 मेंबर एक साथ निकल कर चले जाएं, तो वो एक्सेप्शन है, तब यहाँ पर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। ये 2/3 मेंबर को निकल कर वाला जो कॉन्सेप्ट है, कब लेकर आया गया था? ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत लेकर आया गया था। इससे पहले बोला गया था कि 1/3 मेंबर अगर निकल जाते हैं तो यहाँ पर कह सकते हो कि वो एक्सेप्शन के तौर पर कहलाएगा। लेकिन उसको हमने इसी 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत बदल दिया था और उसके बाद में इसमें 2/3 को ऐड कर दिया, यानी 2/3। अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर एक साथ निकल कर जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर डिफेक्शन है वो नहीं कहलाएगा और उनके खिलाफ यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर उनको नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कानून के नज़रिए में वैलिड है, लीगल है। समझ गए? तो ये एक्सेप्शन, एक अपवाद है, ध्यान रखना इसको। बाकी अगर मान लो किसी को डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया है, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, कोई अपनी पार्टी बदल रहा था, तो वो कौन करेगा सारा काम? तो वो काम बेसिकली यहाँ पर जो हमारे स्पीकर होते हैं उनके हाथ में होता है, चेयरमैन या स्पीकर। तो चेयरमैन या स्पीकर के हाथ में होता है उनको डिस्क्वालीफाई करना। और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए भी है, यानी कि इसमें जो जजेस हैं उनका भी रोल यहाँ पर आ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर मान लो पार्टी बदल देता है, अब वो मैटर यहाँ पर स्पीकर के पास में या चेयरमैन के पास में कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है। देखो अगर वो 10 शेड्यूल के खिलाफ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पर करना ही करना है। और उसके लिए यहाँ पर जो स्पीकर है उनके पास में काफ़ी समय है, मतलब यहाँ पे ना कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा है कि भैया 2-3 महीने में स्पीकर को कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो इस चक्कर में वेट करते रहते हैं और वो यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसको डिस्क्वालीफाई किया अपना टर्म भी पूरा कर लेता है। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान में रखना है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि हाँ स्पीकर को इतने समय में इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना होगा। ये कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ का कह सकते हो एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि यहाँ पर हमेशा जब भी आर्टिकल आते हैं तो उसमें ये चीज़ मेंशन ज़रूर की जाती है। क्लियर हो गया? सवाल यह है कि डिफेक्शन कब होता है, मतलब कब यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। देखो मान लो यहाँ पर एक इलेक्टेड मेंबर है, वो अपनी एक पार्टी के अंदर में आराम से इलेक्ट होकर आया हुआ है,
उस जानबूझकर अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है, तब वो डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब तब वो डिफेक्शन कहलाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है, ही और शी कोई भी हो सकता है, वो वोटिंग से दूर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो कह सकते हो डिफेक्शन कहलाएगा। या फिर एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इंडिपेंडेंटली जो इलेक्ट हुआ है, इंडिपेंडेंटली वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो भी यहाँ पर डिफेक्शन ही कहलाएगा। क्लियर हो गया। यूपीएससी ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया था सिंपल सा, साल 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। कौन सा शेड्यूल है जहाँ पर एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस के बारे में मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल, बी फिफ्थ शेड्यूल, सी 8 शेड्यूल या फिर डी 10 शेड्यूल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10th शेड्यूल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इन्होंने भी डिफेक्शन ही किया था शिंदे साहब ने, तो उसके बेसिस पर ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अब फ्लोर टेस्ट की बात आती है, तो फ्लोर टेस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर समझा ही दिया कि फ्लोर टेस्ट एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है और कैसे यहाँ पर काम करता है। ठीक है, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से भी फ्लोर टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ में आया था। गवर्नर के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, है ना, जैसे आर्टिकल 163 क्लॉज 1 के अंदर यहाँ पर उस डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बताया गया, मतलब एक डिस्क्रिशनरी पावर बेसिकली इस आर्टिकल के तहत भी मिल जाती है। अब क्या है, गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर के पास में कुछ ऐसी पावर होती है जिसको हम डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं कि वो अपना इंडिपेंडेंटली उस पावर को लगा सकते हैं। नहीं तो फिर गवर्नर को सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स भी होती हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंटली गवर्नर काम कर सकता है। तो उसमें यहाँ पर एक पावर और देखने को मिल जाती है, वो आर्टिकल 174 के तहत मिलती है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब एक चीफ मिनिस्टर अपना सपोर्ट खो देता है। अगर मान लो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब चीफ मिनिस्टर ने अपना सपोर्ट खो दिया तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिबेट होना बनता है। ठीक है, तो इस चक्कर में जब सपोर्ट नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, तो वहाँ पर जो गवर्नर है वो गवर्नर अपनी पावर का यूज़ कर सकता है। जब चीफ मिनिस्टर अपना सपोर्ट खो दे, अपनी मेजोरिटी को खो दे, तो गवर्नर बीच में आएंगे और कहेंगे कि चलो एक फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए कि कौन कौन आपके सपोर्ट में, कौन कौन नहीं है। सपोर्ट में होगा हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं होगा हाथ नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड कर लिया जाएगा कि वो उनके प्रति कितने लोगों का सपोर्ट है, कितने लोगों का नहीं है। अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको पद छोड़ना पड़ेगा। इसी को हम लोग यहाँ पर फ्लोर टेस्ट बोलते हैं। तो फ्लोर टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, मेजोरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली टेस्ट है मेजोरिटी का कि कोई भी चीफ मिनिस्टर है, कोई भी मुख्यमंत्री है किसी राज्य के, ठीक है, उनको यहाँ पर अपनी मेजोरिटी अगर प्रूव करनी है तो बेसिकली यहाँ पर इसी फ्लोर टेस्ट से प्रूव की जा सकती है। उनके सपोर्ट में कौन है कौन नहीं है, वो यहाँ पर इस प्रकार का फ्लोर टेस्ट करवा के पता चलाया जाता है। अब फ्लोर टेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो देखो जो लेजिस्लेटर्स, जो भी यहाँ पर मतलब जो भी एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लोग हैं, जो एमएलएज हैं, जितने प्रेजेंट होंगे असेंबली में और वो वोट करेंगे, उन्हीं के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ओनली दोज एमएलए हु वर प्रेजेंट टू वोट वही काउंट किए जाएंगे। जो सब प्रेजेंट हैं, जो यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो चेक किया जाएगा। समझ गए, आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। उसके बाद यहाँ पर जो आपको दूसरा वाला आर्टिकल दिख रहा है ना, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल हमारे एडिटोरियल सेक्शन पर भी है, तो जब हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे ना अभी थोड़ी देर में, तभी मैं आपको ये आर्टिकल समझा दूंगा। उसके अलावा एक नीचे आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या किया है, कुछ फिगर्स को रिलीज़ किया, कुछ नंबर रिलीज़ करे हैं कन्वर्जन केसेस को लेकर कि कितने कन्वर्जन हुए हैं, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जो कन्वर्जन हुआ है उसके बारे में यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं। तो कन्वर्जन केसेस में लगभग 427 कन्वर्जन वाले केसेस निकल कर आए हैं और कन्वर्जन से रिलेटेड ही 833 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश में साल 2021 से अभी अप्रैल 2023 तक, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो खुद यहाँ पर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलीज़ किया है। यानी यूपी के अंदर में जब से एक कानून आया है ना, कौन सा, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन एक्ट, और ये आया था 27 नवंबर 2020 में, कि अगर यहाँ पर अनलॉफुल कोई भी कन्वर्जन होना है, कोई भी अनलॉफुल
कन्वर्जन किया जा रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये एक्ट काम करता है। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर बोला जा रहा है कई सारे केसेस पकड़े गए हैं, प्लस 833 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक, जिसमें बोला जा रहा है कि 185 केस ऐसे थे जहां पर जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने यहां पर कोर्ट के सामने यहां पर बोला है कि उन्हें कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ही कन्वर्ट किया गया है। और इसी तरीके से 65 केसेस निकले हैं माइनर्स के कन्वर्जन के, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको भी यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे भी यहाँ पर केसेस निकल कर आए हैं, जिसको लेकर अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने बताया है। जो मैक्सिमम केसेस निकल कर आए हैं वो यहाँ पर बरेली जोन से निकल कर आए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बरेली के बाद यहाँ पर गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और साथ ही साथ में वाराणसी के केसेस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये आने वाले समय पर आर्टिकल और डिटेल में पब्लिश हो सकता है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात की जा रही है कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, मैं आपको थोड़ा सा ये डेटा बता देता हूँ। अगर हम लोग अपने संविधान को अच्छे से देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट हैं, तो उसमें आर्टिकल 25 भी है। आर्टिकल 25 गारंटी किस चीज़ की देता है, आपके पास में पूरा फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी जो आपका रिलीजन है आप उसको आराम से प्रैक्टिस करो, है ना, आपके पास में खुल्लम छूट है, आपके पास में फ्रीडम है, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करो, अपने रिलीजन को फॉलो करो, उसका प्रसार भी कर सकते हो, उसके बारे में लोगों तक यहाँ पर बातें पहुँचा भी सकते हो। लेकिन यहीं पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है। ये तो ठीक है, आप प्रसार भी कर सकते हो उसका, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक बात और बोली गई है, नो पर्सन शैल फोर्स देयर रिलीजियस बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंटली नो पर्सन शैल बी फोर्स टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन अगेंस्ट देयर विशेस। आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, उसका प्रसार करो, लेकिन किसी के ऊपर ज़बरदस्ती यहाँ पर फोर्स नहीं करना है कि वो आपका रिलीजन फॉलो करे। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर जोर नहीं देना है अपना रिलीजन फॉलो करवाने के लिए, और खासकर उसकी विश के अगेंस्ट में। उसका मन नहीं है उसके ऊपर, फिर भी दबाव डाला जा रहा है कि भाई इस रिलीजन को फॉलो करो, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये खुद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, ठीक है। यानी आपके पास में फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन यहाँ पर ये नहीं किया जा सकता। मतलब किसी के ऊपर जोर नहीं दिया जाता कि वो आपका रिलीजन प्रैक्टिस करे, और वो खासकर उसकी विश के अगेंस्ट में। आगे आते हैं ना, अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, अभी आपको पता है कि जो हमारे रेसलर्स हैं, है ना, वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वो प्रोटेस्ट चल रहा है। अब वो प्रोटेस्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, देखो प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर है, तो जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि रेसलिंग को, जो कुश्ती को करवाता है, ठीक है, जो हमारे कुश्ती के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो यहाँ पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाता है। इसके जो चीफ हैं ब्रजभूषण सिंह, इनके अगेंस्ट में यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो एलिगेशंस हैं यहाँ पर इनके ऊपर लगे हैं। बोला गया है कि इन्होंने यहाँ पर जो रेसलर्स हैं, खासकर जो फीमेल हैं, उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उनका, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है वो चल भी रहा है कि इनको ये पद छोड़ देना चाहिए, उसको लेकर इनको अरेस्ट किया जाए। अभी FIR भी यहाँ पर इनके ऊपर दर्ज करवाई गई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात निकल कर आती है। बात क्या निकल कर आती है कि जो भी हमारा रेसलिंग फेडरेशन है उसमें ICC नहीं था। ICC का मतलब है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, और अभी भी नहीं है। यानी एक बॉडी है और उसके अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाने वाली जो एक तरीके से एक और छोटी बॉडी होती है, वो कमेटी यहाँ पर नहीं है इसके अंदर, एग्जैक्टली ये बोला जा रहा है। तो NHRC बीच में आ चुका है, जिसका मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC का मतलब मकसद क्या होता है, जो मानव के अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स है, उसकी सुरक्षा करना। तो इन्होंने थर्सडे में इस केस को खुद हटाया। खुद उठाने के बाद में ये बोला है कि ये जो रेसलिंग फेडरेशन है इसमें कोई भी यहाँ पर इन्होंने अंदर कंप्लेंट कमेटी बनाई नहीं है जहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवा सको, और ये चीज़ कहीं ना कहीं लॉ के खिलाफ है, क्योंकि ये कमेटी बनाना ज़रूरी है। ये खुद यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 बोलता है कि इस प्रकार के फेडरेशन, इस प्रकार की जो बॉडीज़ है यहाँ पर अगेन एक अंदर कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है इन बॉडीज़ के पास में। इसको लेकर NHRC ने सभी की फटकार लगाते हुए ये बोला है कि जितने भी और भी स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, जो बाकी सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BCCI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसके बाद में वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट्स के फेडरेशंस हैं, इन सब को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला है कि आने वाले समय में 4 सप्ताह दिए गए हैं कि भाई आप अपनी रिपोर्ट तैयार करो, रिपोर्ट हमारे साथ में प्रेजेंट करो, क्योंकि हमें लगता है कि इन बॉडी के अंदर में भी जो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन्होंने नहीं बनाई है, जबकि ये कमेटी बनानी ज़रूरी है। जहाँ पर किसी को अंदर फेडरेशन के अंदर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर वो कंप्लेंट दर्ज करवा सके। ये मुद्दा यहाँ पर NHRC उठाता है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। तो करना क्या है, क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा? कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये तो न्यूज़ आपने समझ लिया एग्जैक्टली क्या हो रहा है आजकल। लेकिन इसके अलावा NHRC जो बॉडी है ये न्यूज़ में आ चुकी है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। इवन GS पेपर नंबर 2 में पॉलिटी के अंदर आपका चैप्टर भी है NHRC को लेकर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर, क्योंकि आपका स्टैचुरी बॉडी का टॉपिक भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो NHRC क्या है समझते हैं। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बॉडी है इंडिया की, एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी, इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है, ये है मतलब। 12 अक्टूबर 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, यानी जो कानून है 1993 का, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर NHRC को बनाया गया था। बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए। NHRC जो है अभी रिसेंटली यहाँ पे इसने अपना जो सिल्वर जुबली है वो सेलिब्रेट किया था 2018 में। यहाँ पर इसको पूरे 25 साल हो गए थे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। NHRC क्या है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करना। एक मानव के जो अधिकार हैं, अधिकार कैसे? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, इस प्रकार के जो राइट्स हैं यहाँ पर उनकी सुरक्षा करना, ये एक मेन मकसद है। ह्यूमन राइट्स क्या हो सकते हैं? देखो, यूनाइटेड नेशन ने ना ह्यूमन राइट्स की एक डेफिनेशन भी दी है। क्या दी है? कि जो राइट है ना, ये ह्यूमन राइट्स जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताए थे, वो ह्यूमन राइट्स सभी ह्यूमन बींग्स के पास में है। यहाँ पर कोई रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, इसको लेकर भेदभाव नहीं होगा। ये सारे हक सभी को मिलेंगे। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, है ना, यानी कि लोगों को यहाँ पर एक स्लेव बना के रखा जा रहा है, उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। इन सब चीज़ों से यहाँ पर लोगों को फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन, खुलकर बोल सकते हैं। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ऐसे कई सारे राइट्स, वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये ह्यूमन राइट्स हर एक व्यक्ति को दिए जाते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। उनकी सुरक्षा करना NHRC का काम है। अब NHRC में होता कौन कौन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझ लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर मतलब बहुत सारे इसमें सदस्य देखने को मिलेंगे। एक चेयरमैन होता है, प्लस 7 और इसके मेंबर्स होते हैं। और इन 7 मेंबर्स में से 3 जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी यहाँ पर होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। उसके बाद ये मेंबर्स को अपॉइंट करता कौन है? इनको अपॉइंट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट हैं। हमारे प्रेसिडेंट को एक 6 मेंबर की कमेटी रिकमेंड करती है कि सर इनको अपॉइंट कर लो, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेते हैं। अब वो जो 6 मेंबर की कमेटी होती है ना, उसमें कौन कौन होता है? उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े, प्रधानमंत्री हेड होते हैं। उसके अलावा लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के चेयरमैन हो गए। उसके अलावा जो हमारे दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो ओपोजिशन पार्टी है, उस ओपोजिशन पार्टी के लीडर वो लोग हो गए। उसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर, ये सब टोटल कितने हो गए? हमारे 6 मेंबर्स। इन 6 मेंबर की कमेटी होती है, वो प्रेसिडेंट को बोलती है, रेकमेंड करती है इनको अपॉइंट करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं। अब जितने भी मेंबर्स NHRC के अंदर अपॉइंट होके आते हैं, उनका टर्म कितना होता है, कितने लंबे समय तक सर्व करते हैं, प्लस कब रिमूव होते हैं, तो उसको समझते हैं। उनका जो ऑफिस ऑफ टर्म होता है वो 3 साल का होता है, या फिर 70 साल तक, जब तक वो पूरे नहीं हो सकते हैं। यानी दोनों में से कुछ भी पहले पूरा हो जाए। अगर वो पहले 70 साल के पूरे हो जाते हैं तो टर्म खत्म हो जाएगा, या 3 साल उनके टर्म को पहले खत्म हो जाता है, टेन्योर खत्म कर लेते हैं, तो वो उनका टेन्योर समाप्त हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है 3 साल पहले कर लें, मतलब 3 साल पूरे कर लें अपने वो इस कमीशन में, या फिर वो 70 साल की उम्र तक पहुँच जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ पहले हो जाती है तो उसके हिसाब से उनका जो रिमूवल है वो हो जाएगा। प्लस प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो इस कमीशन से किसी को रिमूव भी कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर में। कोई पर्टिकुलर केस हुआ है तो उसके केस के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को रिमूव भी कर सकते हैं। ये पावर्स हैं उनके पास में। क्लियर हो गया? तो NHRC समझ गए। आपके पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, कह सकते हो। जो रेलिवेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आगे आते हैं, नौ आएंगे वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल ये है पाकिस्तान के हालात के बारे में चर्चा की जा रही है। अभी आपको पता है पाकिस्तान के जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया था, सीधा हाई कोर्ट से उठा लिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया था ये इलीगल है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर उनको रिलीज़ कर दिया गया। आप देख पाओगे जो लोग हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं किस चीज़ को लेकर कि इमरान खान यहाँ पर छूट गए। समझ में आ गया? अब उसके अलावा मतलब ये आर्टिकल हमारे काम का भी नहीं है यार, एग्जाम के लिए ये थोड़ा काम का है। इसको देखो, GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, और खासकर वर्ल्ड न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आप इसको जोड़ सकते हो। क्या बात की जा रही है? इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो आपने मेरे से मुँह से सुना होगा, कई बार सुना होगा, है ना। तो जो इजराइल पैलेस्टीन की जो लड़ाई है ना, वो भी वापस से न्यूज़ में आ चुकी है।
हुआ क्या है, गाज़ा पट्टी। इसी वजह से बोला था आपको न्यूज़ में, यानी स्टार्टिंग में, कि मैप में गाज़ा स्ट्रिप को देख लेना एक बार। तो जो गाज़ा पट्टी है और इजराइल है, इनके बीच में रॉकेट फायरिंग होती है। भाई 500 रॉकेट दागे गए हैं। कुछ रॉकेट यहाँ पर जो इजराइल का आयरन डोम है उसने हवा में गिरा दिए हैं, कुछ रॉकेट यहाँ पर गाज़ा पट्टी के अंदर ही अंदर गिर गए हैं। तो बहुत से रॉकेट दागे गए हैं जिसकी वजह से जो सिचुएशन है काफ़ी गंभीर हो चुकी है इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में। ठीक है, 25 लोगों की जान जा चुकी है, पैलेस्टीनियन की जान जा चुकी है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जिसमें यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने इधर से भी रॉकेट दाग दिए हैं। अब सिचुएशन इतनी जब ख़राब हो गई है तो बीच में फ्रांस, जर्मनी, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे देश आ गए। उन्होंने मांग की है कि भैया इस हिंसा को ख़त्म करो, इस हिंसा को एंड करो। ये वायलेंस की वजह से आम नागरिक का बहुत लॉस हो रहा है। 25 लोगों की जान जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह चीज़ें दुखद तो हैं, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, ये मांग की गई है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक मैप पर चलते हैं, उसके बाद आगे की कहानी को समझेंगे कि आखिरकार इजराइल पैलेस्तीन क्या है, इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, कैसे समझेंगे आगे। पहले आप इजराइल को मैप में देखो, ये इंडिया का मैप हुआ। इंडिया से आपने जाना है मिडिल ईस्ट में, यानी चलो चलते हैं। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को क्रॉस करके ईरान पहुँचे, ईरान को क्रॉस करके इराक पहुँचे, और इराक से आगे आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में ना सऊदी अरेबिया भी है, फिर इधर जॉर्डन है। जॉर्डन के बाद इधर आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है इजराइल। तो इजराइल के साथ में इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, ये सारी कंट्रीज़ जो है एक बॉर्डर को शेयर करती हैं, यह बात ध्यान में रखनी है। पीछे जो आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये भी आपने याद में रखना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, और ये मैंने आपको बताया जॉर्डन इधर यारा, इधर इजिप्ट है, ऊपर लेबनान है, और इधर सीरिया है। ये सारी कंट्रीज़ इजराइल के साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं। यहाँ पर गोलन हाइट नाम की जगह भी आपको दिख रही होगी। एक समय पर ये सीरिया के हाथ में थी, लेकिन सीरिया से कब्जा लिया इजराइल ने। ठीक है, और इसको लेकर यूपीएससी पहले सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है। अब यहाँ पे पैलेस्तीन कहाँ पर है, तो वेस्ट बैंक को ही पैलेस्तीन बोला जाता है, ध्यान रखना है। वेस्ट बैंक में ही जो है पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट बैंक है, और इधर यहाँ पर आपको एक गाज़ा पट्टी दिख रही होगी, छोटी सी एक पट्टी की शेप में है ना, इस वजह से इसको गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं। और गाज़ा स्ट्रिप पर जो कंट्रोल है वो हमास का है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं, गाज़ा पट्टी में भी, इधर वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि इजराइल की जो लड़ाई है वो इधर से चलती रहती है। तो इधर गाज़ा पट्टी से काफ़ी सारे जो रॉकेट है वो यहाँ पर दागे गए हैं, जिसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने भी रॉकेट दाग दिए हैं। जो रॉकेट इजराइल ने दागे हैं उससे यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस है उनकी जान गई है गाज़ा पट्टी में। इस वजह से यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो चर्चा में है। अच्छा, अब इसका यहाँ पर इतिहास क्या है, पहले इसको समझाओ। देखो, इतिहास यहाँ पर यह है कि इनके बीच में लड़ाई बहुत पुरानी है, क्योंकि एक समय पर ये पूरा का पूरा पैलेस्तीन ही हुआ करता था। लेकिन आज देखोगे पैलेस्तीन की जगह ना के बराबर बची है, इजराइल जो है यहाँ पर ये बस चुका है पूरी तरह से। क्योंकि आप इतिहास देखो, 1946 से अगर हम लोग शुरू करें तो 1947 में, जैसे आज ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना जिसको मैं बना रहा हूँ ऐसे, एक सेकेंड रुको, अभी यहाँ पर अच्छे से देखना, ये जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये यहाँ पर इजराइल आज दिख रहा है आपको, ये पैलेस्तीन ज़रा सा दिख रहा है आपको। लेकिन 1946 का समय वो था जब ये पूरा पैलेस्तीन हुआ करता था। ग्रीन कलर का जो आप दिख रहे हो ना, ये पूरा पैलेस्तीन था। जो वाइट कलर का छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये जूइश आइलैंड था, यहाँ पर ज्यूज़ रहा करते थे। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज इजराइल जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर ज्यूज़ रह रहे हैं, और इधर यहाँ पर पैलेस्तीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ चुका है, समेट चुका है। उसके पीछे का रीज़न है, कई सारी वॉर हुई हैं, कई सारे युद्ध हुए हैं, जिसमें यहाँ पर इजराइल जो है अपना एरिया बढ़ाता हुआ चला गया। 1946 में ऐसा सिनेरियो था। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन का एक प्लान आया, जिस प्लान में बोला गया कि फ़लस्तीन को हम क्या करेंगे, बांट देंगे, थोड़ा सा जगह जीव को दिया जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये लोग आना शुरू हुए यहाँ पर इजराइल वाले रीजन में, और फिर उसके बाद में बोला गया कि इस एरिया को बांट दिया जाएगा, थोड़ा यहाँ पर फ़लस्तीन को मिल जाएगा, तो यहाँ पर फ़लस्तीनियन को ये सारी जगह दे दी गई, बाकी सारा यहाँ पर ये इजराइल बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ज्यूज़ रह रहे थे। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन प्लान के अकॉर्डिंग किया गया। फिर 1947 के बाद 1967 में आप देखोगे तो कुछ और एरिया भी यहाँ पर इजराइल कब्जा लेता है। इजराइल को इतना एरिया दिया गया था, बट ये और बाकी सारा जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये सब इजराइल कब्जा चुका है, पैलेस्तीन और छोटा हो गया। और अभी 2010 में ये पैलेस्तीन और छोटा हो गया, देख पाओगे जगह जगह में बट गया। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी वॉर हुई हैं आपस में इन दोनों के बीच में, जिसके बेसिस पर इजराइल जो है अपने आप को एक्सपैंड करता चला गया, और आज आप देख पाओगे इजराइल सब बन गया, पैलेस्तीन जो है ख़त्म सा हो गया है। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका एक समरी पढ़ना चाहते हो ना, तो वो समरी यहाँ से पढ़ सकते हो। एक अच्छा पिक्चर है ये वाला, इस पिक्चर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल जाती है। जैसे क्या क्या आओ समझते हैं। 1945 से शुरुआत होती है,
1945 में जो वर्ल्ड वॉर टू है, जैसे देखो यहाँ पर जब समाप्त होता है ना, तो लगभग 6 मिलियन के आसपास, कितने 6 मिलियन जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी हैं, उनको मार दिया जाता है। और 1 मिलियन के आसपास जो ज्यूज़ हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, इधर उधर जगह छोड़ देते हैं। बहुत सारे जो जूइश पीपल थे ना, वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे कि हमें एक सेफ ज़मीन दे दो, एक सेफ लैंड दे दो जहाँ पर हम रह सकें, जो प्रॉपरली जूइश के लिए यहाँ पर वो लैंड हो। तो उसके बाद 1947 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया कि ठीक है, कर सकते हैं हम, पैलेस्तीन को सेपरेट कर दो। पैलेस्तीन को यहाँ पर बांट दिया, पैलेस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक जूइश लैंड बना दिया और दूसरा यहाँ पे अरब स्टेट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जूइश लैंड था वहाँ पर ज्यूज़ रह रहे हैं और बाकी में यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1947 के बाद 1948 से लेकर 49 के बीच में आप देखोगे इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते ही पहली अरब इजरायली वॉर हो जाती है। इजराइल ने उस वॉर में जीत हासिल की, बहुत सारा और जो ज़मीन है वो कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से 7.5 लाख के आसपास जो पैलेस्टीनियन अरब से उनको डिस्प्लेस करना पड़ा, यानी इधर उधर यहाँ पर वो हट गए उस एरिया से। वो एरिया कहीं ना कहीं किसके पास में चला गया, इजराइल के पास में चला गया। और 1948 से 49 के बीच में ही गाज़ा पट्टी बनती है, जिसकी अभी हमने बात की है। फिर 1949 से लेकर 1960s के बीच में आप देखोगे लगभग 1 मिलियन ज्यूज़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर बच जाते हैं। मतलब बोला जा रहा है 1 मिलियन ज्यूज़ हो गए। उसके अलावा जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, उस हॉलोकॉस्ट में बहुत सारे ज्यूज़ को मार दिया गया था। तो उनमें से यहाँ पर जो 2.5 लाख के आसपास जो ज्यूज़ बच गए थे, जो सर्वाइवर थे, ये सब लोग एक साथ जो है इजराइल पहुँच जाते हैं 1949 से लेकर 60s के बीच में। तो इन 10 सालों में यहाँ पे कह सकते हो कि इजराइल के अंदर बहुत सारे और भी जो ज्यूज़ हैं वो दुनिया भर से पहुँच जाते हैं रहने के लिए। फिर 1967 में 6 दिन का वॉर चलता है, और 6 दिन के वॉर में जो इजराइल है ना, वो गाज़ा पट्टी को भी एक समय पर कब्जा लेता है, गाज़ा पट्टी भी उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन फिर उसके बाद में 1993 में पैलेस्टीनियन और इजरायली दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों ने यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन को साइन किया, जहाँ पर मेन मकसद था कि हम शांति को बना सकें। ऐसी लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो और प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पर इसके लिए वैसे क्या हुआ, जो पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक बॉडी थी ना, इसको इजराइल ने जो है एक मान्यता दे दी, और यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी है उसमें कुछ पावर्स वगैरह लोगों को दे दी गई। गाज़ा पट्टी यहाँ पर अपना जो है वापस से बन गया। अब पीएलओ ने भी क्या किया, यानी कि जो ये पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने भी यहाँ पर जो इजराइल का एग्जिस्टेंस है उसको यहाँ पर मान्यता दे दी, क्योंकि ये लोग मानते नहीं थे कि इजराइल कोई देश है। इजराइल ऐसी कब्जा करके बसा हुआ है, इसको देश का दर्जा दिया ही नहीं। अभी भी बहुत कम देश हैं जिन्होंने इजराइल को एक पर्टिकुलर कंट्री का दर्जा दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो ये बॉडी थी, जो ये ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने यहाँ पर इजराइल का जो एग्जिस्टेंस था उसको यहाँ पर थोड़ा मानो, उसको एक पहचान दी कि हाँ ठीक है, इजराइल यहाँ पर बन चुका है। अब इससे क्या हुआ, वॉयलेंस थोड़ा बहुत रुक गया 1993 में। लेकिन उसके बाद साल 2002 में आप देख पाओगे सुसाइड बॉम्बिंग्स की गई। सुसाइड बॉम्बिंग्स काफ़ी सारी हुई। उसके बाद इजराइल जो है वापस से यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा एग्रेसिव हो गया, और उसने यहाँ पे लगातार अटैक करने स्टार्ट कर दिए, और जो वेस्ट बैंक का बहुत सारा हिस्सा है वो और कब्जा लिया, और छोटा हो गया वेस्ट बैंक। उसके बाद 2005, 8, 14 इस प्रकार से छोटी छोटी वॉर होती चली गई, और इसमें कई सारे इजरायली पैलेस्टीनियंस मारे गए। पैलेस्टीनियंस ज़्यादा मारे गए, इजरायली कम मारे गए। और उसके बाद यहाँ पर देख पाओगे आज का सिनेरियो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जैसा मैंने अभी आपको ये मैप दिखाया है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने एक शॉर्ट स्टोरी में चीज़ों को समझने की कोशिश की है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके आपको समझाता ना इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, तो कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो बनेगा। लेकिन मैंने शॉर्ट स्टोरी में आपको समझाने की कोशिश की है कि मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के दर्जे से हटा दिया है। यानी मंकी पॉक्स अब कोई ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ऐसा WHO ने बोल दिया है। पिछले साल ये कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी बन चुका था दुनिया भर के लिए। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे थे, बट अभी यहाँ पर ये चीज़ें कंट्रोल हो चुकी है। तो WHO ने यहाँ पर बोल दिया कि अब वो ये कोई इमरजेंसी नहीं है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में बना हुआ है। GS पेपर नंबर 2, 3 दोनों से आप इसको लिंक कर सकते हो। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जो कि जानवरों से इंसान में फैलती है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है, तो जैसे स्मॉल पॉक्स में आप देखते हो ना बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वैसा ही मंकी पॉक्स में भी देखने को मिलता है। मंकी पॉक्स बीमारी वैसे तो नाइजीरिया में ही देखने को मिलती है, यानी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर वहीं पर बीमारी पाई जाती है। मंकी पॉक्स होता कैसे है, तो एक वायरस की वजह से ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है एक पॉक्सीविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी वजह से मंकी पॉक्स वायरस फैलता है। और इसका जो नेचुरल होस्ट है वो अभी तक नहीं पता है कि हाँ किसकी वजह से बीमारी फैलती है, कौन से जानवर की वजह से फैलती है, लेकिन इसको नाम मंकी पॉक्स दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं
मंकी से ही ज़्यादातर यहाँ पर ये बीमारी फैलती हुई नज़र आई है, ऐसा बोला जा रहा है। मंकी हो गए, एप हो गए, या फिर रैट, माइस, स्क्वायरल, रैबिट हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसे जो ये मंकी पॉक्स वायरस है वो फैल सकता है। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 1958 में, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे पहली बार बंदरों के अंदर यह पाया गया था। बाद में ह्यूमंस के अंदर 1970 में अगेन वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही पाया गया था। फिर साल 2017 में नाइजीरिया में बहुत बड़ी मात्रा में मंकी पॉक्स वायरस फैला, जिसके चक्कर में आज बोला जाता है कि नाइजीरिया में ये एंडेमिक बीमारी है, यानी इस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये मंकी पॉक्स देखने को मिल जाता है। ये जो डिजीज़ है फिर उसके बाद कई सारे वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैलती हुई चली गई। लक्षण क्या थे इसके? तो लक्षण में आप देखोगे जो स्किन है उसमें रैशेस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, शरीर में बुखार हो जाता है, सर में दर्द रहता है ना, जैसा चिकन पॉक्स वाली सिचुएशन में होता है ना, उससे भी खतरनाक सिचुएशन मंकी पॉक्स में हो जाती है, ऐसा आप कह सकते हो। उसके बाद में वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे, तो अगर ये फैलता है तो कहीं ना कहीं 10 में से 1 इंसान की जान ले लेता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर 10 इंसान को ये हुआ है तो 10 में से 1 की जान चली जाती है। कोई ट्रीटमेंट वगैरह है? नहीं, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लिए नहीं है। इतिहास में देखें तो एंटी स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है ना, उसी का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। जो स्मॉल पॉक्स ठीक करने के लिए वैक्सीन है वही यहाँ पर यूज़ की जाती है मंकी पॉक्स को भी ट्रीट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी थी ना, इसको हमने दुनिया से ही ख़त्म कर दिया। जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड यहाँ पर फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया था 1980 में। 1980 में स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो गया था, तो इसके चक्कर में जो वैक्सीन है वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यहाँ पे नज़र आती है, ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, समझ गए? अब देखो यूपीएससी ने साल 2014 में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज़। आपको 3 बीमारियों के नाम दिए गए हैं, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स, और इन तीनों बीमारियों के नाम देने के बाद में नीचे स्टेटमेंट दिया है कि बताओ इन तीनों में से कौन सी बीमारी है जो कि इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2 ओनली, उसके बाद बी है 3 ओनली, सी 1, 2 और 3, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3, यानी चिकन पॉक्स जो है वो आज के समय पर ख़त्म हो चुका है। इसको लेकर यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ था उस समय पर, तो 2014 के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन पर आने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। इस पिक्चर में आपको कुछ डांस होता हुआ नज़र आ रहा होगा, कुछ अलग से यानी यूनिक सा कॉस्ट्यूम यहाँ पे लोगों ने पहना हुआ है। तो हर फ्राइडे में कुछ इस प्रकार का पिक्चर आता है, तो आज भी ये पिक्चर आया है, आज फ्राइडे है। तो ये जो परफॉर्मेंस हो रहा है ना, इसको बोलते हैं चाम लामा परफॉर्मेंस। क्या? चाम लामा परफॉर्मेंस। तो ये जो बुद्धा जयंती है उस ओकेजन पर, उस पवित्र अवसर पर यहाँ पर कह सकते हो ये जो डांस है वो परफॉर्म किया जा रहा है। और ये कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर में। जो हमारे मॉन्क्स होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पर ये मास्क पहन रखा है, हेडगियर पहन रखा है, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, म्यूज़िक बज रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर ये डांस किया जा रहा है। ड्रम का यूज़ किया जाता है, सिंबल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो मंजीरें होती हैं उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस पूरे डांस में। इसको बोलते हैं चाम डांस, ध्यान रखना। ठीक है, तो चाम डांस को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो चाम डांस की शुरुआत कैसे होती है? तो योगाचारा स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, ये जो बुद्धिज़्म का स्कूल है इसको फाउंड किया गया था कश्मीर में 4th सेंचुरी में। किसके थ्रू? असंग एंड वासुबंधु के थ्रू। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये वज्रायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में बदल लिया, है ना। आपने यहाँ पर बुद्धिज़्म के फॉर्म पढ़े होंगे, तो वज्रायन फॉर्म में यहाँ पर चेंज हो गया। और इसी के तहत क्या हुआ, जो चाम डांस है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। लद्दाख से लेकर मंगोलिया तक जो चाम डांस है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। चाम डांस एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन का स्टेज माना जाता है लामास के लिए। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है कि इसकी डांस की शुरुआत जो है 8th सेंचुरी में की गई थी, जो पद्म संभवा थे उनके थ्रू की गई थी, यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर तांत्रिक बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था तिब्बत के अंदर में। ठीक है, और आज जो ये डांस है यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें एक मास्क यूज़ किया जाता है, कॉस्ट्यूम वगैरह यूज़ किया जाता है, और इस डांस का मेन मकसद है जो एविल फोर्सेस हैं, जो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर उनको सफाया किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पर तिब्बतन बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी यूनिक है और इम्पॉर्टेंट कल्चरल ट्रेडिशन भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना। आपसे क्वेश्चन बन सकता है चाम लामा परफॉर्मेंस को लेकर। आगे आते हैं, तो आज हमारा इकलौता एडिटोरियल है जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होने वाला है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो ध्यान से सुनना।
एक्सप्लेन सेक्शन पर आर्टिकल है जो कि बात करता है इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री की परेशानियों के बारे में। देखो भारत का जो एविएशन इंडस्ट्री है यानी कि एयरलाइन इंडस्ट्री, वहाँ पे बहुत सारी ट्रबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली जो गो फर्स्ट एयरलाइन है, ये वाली जो कंपनी है, इसको यहाँ पर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, ये दिवालिया हो चुकी है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उसी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं गो फर्स्ट के बारे में, और मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये गो फर्स्ट के साथ में हुआ क्या है। उसके साथ साथ इंडिया का एविएशन इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करता है, प्लस एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दीक्षा मुंजल जी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है, समझते हैं इनके क्या है पॉइंट ऑफ व्यूज़। दोस्तों स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आराम से क्लियर होती हुई चली जाएगी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो अभी जो गो फर्स्ट एयरलाइन है, एयरलाइन अलग अलग कंपनी है, इंडिगो है, विस्तारा है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, तो ऐसे यहाँ पर ये गो फर्स्ट भी आपको एक एयरलाइन देखने को मिलती है। इन्होंने हाल ही में एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है इंसॉल्वेंसी का कि भैया यहाँ पर ये दिवालिया हो रहे हैं, इनके पास में पैसा नहीं है, सही से बचा नहीं है जो यहाँ पर इस कंपनी को रन कर सके। ये फेलियर क्यों हुआ है, बोला जा रहा है कि देखो जो गो फर्स्ट फेलियर हुआ है ये हुआ है इनके इंजन की वजह से। यानी कि जो इंजन बनाए जाते हैं इनमें यूज़ करने के लिए, उन इंजन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी धीमी गति से हो रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी धीमी गति से हो रही है, और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है। काफ़ी और भी चीज़ें जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पूरा गो फर्स्ट एयरलाइन दिवालिया हो रहा है। इसी की वजह से हम पूरे इंडिया को लेकर डिस्कस करेंगे कि भारत में जो ये एयरलाइन सेक्टर है, जो ये एविएशन सेक्टर है, ये कितना बड़ा है, प्लस क्या परेशानियों को फेस कर रहा है। देखो मार्च अगर हम 2023 की बात करें, अभी इसी साल की, तो जो हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स हैं, जो हमारे देश भर में लोग यहाँ पर पैसेंजर्स हैं जो एयरप्लेन के थ्रू यहाँ पर इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो, लगभग 13 मिलियन पैसेंजर्स हो चुके हैं 2023 के अंदर में। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2024 एक ऐसा साल होने वाला है जो कि साल 2024 में 140 मिलियन पैसेंजर्स कहीं ना कहीं एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपने आप में कह सकते हो काफ़ी बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री होगी। 140 मिलियन लोग यहाँ पर देश में ट्रैवल कर रहे होंगे। फिर उसके बाद बोला गया है कि आने वाले 20 सालों में हो सकता है हर साल भारत 1.3 बिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करे इस एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में। और इसीलिए आज हमारे देश में टोटल 148 एयरपोर्ट्स हैं। कितने, लगभग 144 एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में भारत जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है कैपेसिटी के टर्म्स में, सीट कैपेसिटी के टर्म्स में। और अभी मार्च 2023 तक बात करें तो डोमेस्टिक लीडर यानी कि हमारे देश के अंदर चलने वाली जो फ्लाइट है उसमें टॉप लीडर कौन है, तो वो है इंडिगो। इंडिगो का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, 56.8%। यानी कि देश में अगर आपको कहीं पर ट्रैवल करना है ना, कहीं पर जाना है, तो उसके लिए खासकर जो इंडिगो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। इंडिगो के बाद विस्तारा, विस्तारा के बाद एयर इंडिया को लोग प्रेफर कर रहे हैं देश के अंदर ट्रैवल करने के लिए। इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो इंडियन एविएशन सेक्टर है पूरा, क्या इसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इन एविएशन सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। भले यहाँ पर ये दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर हो एविएशन सेक्टर, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे अलग अलग देशों के अंदर में जो एयरलाइंस काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं। कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। और उसके साथ में मतलब कोई यहाँ पर थोड़ा सस्ता दे रहा है टिकट, तो दूसरी एयरलाइन को भी सस्ता करना पड़ रहा है। इसके चक्कर में अगर कोई डूब रहा है तो दूसरे को भी डुबाना पड़ेगा, कोई डूब रही है तो। ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिवनेस आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमने पैंडेमिक में देखा। कोरोना के समय में सब कुछ बंद हो गया था, भाई कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा था। तो साल 2020-21 के साल में जब कोरोना एंटर हो चुका था भारत में, देश भर में, दुनिया भर में लॉकडाउन लग चुका था, तो लगभग इस इंडस्ट्री ने 15,000 करोड़ रुपए का लॉस झेला है। 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और 2019-20 में यानी इससे पहले वाले साल में इंडिगो एक लौती एयरलाइन थी जिसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया था, नहीं तो ज़्यादातर जो हमारी एयरलाइंस थी वो कहीं ना कहीं लॉस में चल रही थी, आप ऐसा कह सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की। यानी कि लगभग मतलब जितनी भी एयरलाइन है ना, एयरलाइन इंडस्ट्री को लेकर आना, उसको चला पाना इतना आसान नहीं है। लगभग 17 एयरलाइन जो कि डोमेस्टिक भी थी और रीजनल भी थी, 17 एयरलाइन यहाँ पर बिजनेस से बाहर हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में सही से पैसा नहीं आ पाया। अगर उन्होंने लगाकर इंडस्ट्री स्टार्ट करी है, वो सेक्टर स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर वो सही से टिक नहीं पाए। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत फेस की उन्होंने, पैसों की कमी की वजह से, है ना। अब एंट्री हो चुकी है, स्टार्टिंग में लो टिकट प्राइस दे रहे हैं, पैसा वापस आ भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो इंडस्ट्री वो डूबती हुई नज़र आ रही है।
ठीक है। तो ऐसी 17 एयरलाइन जो है बाहर हो चुकी थी। और सबसे पहली चीज़, आप एयरलाइन इंडस्ट्री का मार्केट शेयर देखोगे भारत में, तो वो यहाँ पर सही से नहीं देखने को मिलेगा। मतलब 2-3 ही एयरलाइन के कंपनीज़ हैं जो टॉप पर हैं। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया और इंडिगो दोनों सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं इंडिया में। 75 से 80% एयरलाइन इंडस्ट्री का मार्केट इन दोनों एयरलाइन ने घेर रखा है। उसके अलावा 20% में स्पाइसजेट भी आ जाता है। बाकी जो हमारा अभी नया एयरलाइन स्टार्ट हो चुकी है कंपनी आकाशा, है ना, राकेश झुनझुनवाला जी ने जो स्टार्ट की थी, तो बेसिकली वो भी यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा मतलब मार्केट शेयर प्रॉपर नहीं है। कोई एयरलाइन कंपनी को ज़्यादा ही मिल रहा है, कोई एयरलाइन कंपनी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस चक्कर में ये जो सेक्टर है इसमें जो अनबैलेंस है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या परेशानी है जो भारत का एयरलाइन सेक्टर फेस कर रहा है। सबसे पहली परेशानी ATF कॉस्ट, जो हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए फ्यूल लगता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो लगता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स भी पे करना पड़ता है और ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है। अगर किसी एयरलाइन कंपनी ने पैसा कमाया है दबकर, तो 40-50% उसे पैसा खर्चना पड़ता है इसी टरबाइन फ्यूल के ऊपर में। जो फ्यूल है उसके ऊपर में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और जो इंडियन स्टेट्स हैं वो ज़्यादा टैक्स भी चार्ज करते हैं। ठीक है, 30% तक टैक्स आपको जेट फ्यूल पर देखने को मिल जाएगा, जिसके चक्कर में ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर इनको नहीं हो पाता है। और ख़ासकर मतलब इतना ज़्यादा महंगा तेल होने के बावजूद कह सकते हो कि जो जैसे कि फ़्लाइट होती है ना, वो छोटे रीजन में नहीं जाती हैं, थोड़ी दूरी के लिए नहीं जाती है, लंबे डिस्टेंस के लिए ज़्यादा कवर करती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी एयरलाइनें जैसे इंडिगो वगैरह है वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है, क्योंकि कंपनी थोड़ी बड़ी है, तो इस चक्कर में थोड़े बहुत छोटे डिस्टेंस को भी कवर कर लेता। नहीं तो फिर क्या होता है कि छोटी एयरलाइन कंपनी को बहुत महंगा पड़ जाता है थोड़ा पास में ही जाना, क्योंकि पास में जाने के लिए जो फ्यूल है वो थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है, पैसा वहाँ से टिकट का इतना निकलता नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। जबकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थोड़ा मैनेज कर लेती हैं, वो थोड़ा छोटे डिस्टेंस का भी कवर कर रही हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट भी कवर कर रही हैं, तो यहाँ पर उनका थोड़ा कवर हो जाता है। तो पहला यहाँ पर रीज़न यही है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये फ्यूल बहुत महंगा है। दूसरा, हाईली कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब 80% जो भारत की एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं रेंट पर चल रही हैं। उनको सालाना बहुत रेंट देना पड़ रहा है। 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का जो रेंट है यहाँ पर वो पे करना पड़ रहा है। तो रेवेन्यू जनरेशन इतना प्रॉपर हो नहीं रहा है। अगर कुछ कमाया भी है तो उसका आधा पैसा चला ही जा रहा है। अब पैसा यहाँ पे प्रॉफिट के तौर पर बच ही नहीं रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर इनको फेस करनी पड़ रही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है हाई सर्विस चार्ज और लो टिकट प्राइस। जितने एयरलाइंस हैं, अगर वहाँ पर एयरपोर्ट की फैसिलिटी यूज़ करनी है ना, क्योंकि अब देखो जो एयरप्लेन है ना उसको पूरा एयरपोर्ट बनाना है, उसके बाद में जो रनवे होता है जहाँ पे एयरप्लेन चलेगा उसका उड़ान भरेगा, वो हो गया, टर्मिनल हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो इसके पैसे थोड़े ज़्यादा जाते हैं, यहाँ का मेंटेनेंस का पैसा चला जाता है ज़्यादा, और टिकट का पैसा थोड़ा कम है। तो सर्विस चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, टिकट का प्राइस थोड़ा कम है। तो यहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई थोड़ी सी कम हो जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, एक चुनौती देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री में जो क्रू की ट्रेनिंग होती है उसको भी यहाँ पर करवाना पड़ता है ना भैया। जो पायलट है ना, उसकी ट्रेनिंग हो गई, जो बाकी सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, एयर होस्टेस होती हैं, उनकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर एयरलाइन क्रू जो है यहाँ पर ट्रेनिंग करवाना काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा हो जाता है। ठीक है, और इस चक्कर में जो पायलट्स का शॉर्टेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमारा एविएशन सेक्टर फेस कर रहा है। लेकिन बोला जा रहा है कि अभी ना एविएशन सेक्टर के पास में कुछ अवसर भी हैं, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, बोला जा रहा है कि 2027 तक लगभग जो एयरक्राफ्ट का साइज़ है 1100 एयरक्राफ्ट जो है भारत के पास में हो जाएंगे, जो कि उड़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चांस यहाँ पर ये भी है कि मेंटेनेंस की डिमांड हो गई, या रिपेयर हो गया, रिपेयर के सर्विसेज हो गए, है ना। इन सब की जो फैसिलिटीज़ है ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो डबल डिजिट में ग्रोथ को अचीव कर रहा है। तो एविएशन सेक्टर की ग्रोथ भी हो रही है, उसके हिसाब से पैसा भी यहाँ पर खर्च हो रहा है। फिर उसके बाद में जो एविएशन इंडस्ट्री आने वाले समय पर इसके विकास के लिए हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर प्रॉपर फोकस करने वाले हैं। तो हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने प्लान किया है कि हम गुवाहाटी को एक इंटर रीजनल हब बना देंगे, और वहाँ से बहुत सारे प्लेन्स जो है वो चला करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में कनेक्टिविटी एविएशन के मामले से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है।
उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर सरकार और प्राइवेट कंपनीज साथ में मिलकर काम करेंगी। यानी कि इस प्रकार के जो एयरपोर्ट्स है वो दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो अंडर डेवलपमेंट काम चल रहा है। ठीक है, 2025 तक ये पैसा लगाकर सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर यहाँ पर एयरपोर्ट्स को बनाएंगी। तो इससे भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं आने वाले समय में एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो यहाँ पर ओपन होने वाली हैं। तो जो हमारी सरकार है उनका विजन बस खाली यही है कि इंडिया को हम लोग एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एयर है उसमें एयर इंडस्ट्री में टॉप पर लेकर आए। हमारा मेन टारगेट है, 2030 तक ये काम करना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर में जो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, कहाँ पर, जेवर के अंदर में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट है वो चालू है। इस प्रकार से इसके आसपास का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाएगा, जिससे बहुत सारी जो लोगों की नौकरियाँ हैं वो जनरेट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ये सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर अफसर भी हैं इन इंडस्ट्रीज़ के पास में। फिर एट द लास्ट राइटर मेंशन करते हैं कुछ वे फॉरवर्ड के बारे में, कुछ सजेशन दिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहला काम, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर सकें, उड़ान जो इनिशिएटिव हमने चलाया है ना, उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर चल सकें और समय के अंदर अंदर काम ख़त्म करें। इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, उसमें काफ़ी समय लग जा रहा है, वो चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी। सरकार का एक मेन इंटेंशन यहाँ पर यह है कि हम इंडिया को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, सर्विसेज, इन सब के मामले में एक ग्लोबल हब बना दें। ठीक है, तो मेन मकसद यहाँ पर यह है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम भी करना होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डिफेंस सेक्टर है उसको भी अपने साथ में लेकर आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम लोग यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर एक और सजेशन है कि आज के समय में इस इंडस्ट्री के अंदर में जो स्किल्ड जो मैन है, जिनके पास में स्किल ज़्यादा है, वो लोग थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा कोलेब्रेशन करें, है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ में, और काफ़ी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने पास ऐड कर सकें। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में लोगों को जो स्किल्स है वो देने का काम करें, लोगों की स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर काम करें। उसके बाद में थोड़ा सा जो ये एविएशन टरबाइन फ्यूल है ना, इस एविएशन टरबाइन फ्यूल का जो ये पैसा है ना, इसके जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा मैनेज करने के ऊपर फोकस किया जा सके। तो बोला जा रहा है कि भैया जो ये एविएशन टरबाइन फ्यूल है इसको जीएसटी में ले आओ, अंदर जीएसटी में ले आओगे, पैसा कम हो जाएगा अपने आप। क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये फ्यूल है ना, फ्यूल को जीएसटी में नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जीएसटी मैक्सिमम यहाँ पर 18% जो है लगाई जा सकती है, लेकिन फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी में बहुत पैसा लिया जाता है। इसी वजह से जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें सरकार बहुत टैक्स ले लेती है। और जीएसटी, अगर जीएसटी के अंदर में कोई सामान लेकर आ जाएंगे तो हद से हद उसके ऊपर 18% ही टैक्स लिया जा सकता है, लेकिन अभी 30-30, 40-40% टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि भैया इसको जीएसटी में ले आओ, इंटरनेशनल लेवल की तरह काम कर लो। इससे क्या होगा, जो ये फ्यूल होगा, टरबाइन फ्यूल जो होगा, इसका जो पैसा है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इससे इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं हमारे एविएशन सेक्टर के लिए। तो इसके लिए जो हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री में जो डोमेस्टिक मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होती है, सर्विसेज होती हैं बाकी सारी, उसका जो जीएसटी रेट है उसको कम कर दिया है। मतलब कि पहले 18% जीएसटी इस पर लगता था, उसको कम करके 5% कर दिया है। उसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम 3.0 को लेकर आ चुके हैं, ये सिविल एविएशन सेक्टर तक लगा दी गई है। यानी कि जो सपोर्ट है, पैसों का सपोर्ट है बेसिकली यहाँ पर, वो दिया जा सकता है इन सेक्टर को। उसके अलावा आपको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम देखने को मिल जाएगा, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के इनिशिएटिव सरकार ने चलाए हैं, जहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि हम क्या कर सकें, कुछ पोर्ट्स को बना सकें। देखो कहीं कहीं पर ना ऐसे पोर्ट हैं, कहीं कहीं पर ऐसे आपको हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे जहाँ से पूरे दिन में एक जहाज़ निकलता है। देश में कहीं कहीं पर ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं निकलता है। तो उनको हम लोग प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकें, शहर को Tier 2, Tier 3 शहर को अच्छे से कनेक्ट कर सकें, ये हमारा यहाँ पर मेन काम है इस उड़ान इनिशिएटिव के तहत। तो इससे भी क्या होगा, एविएशन इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो करती हुई नजर आएगी। तो ये सरकार के इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री को ग्रो करने में लगाए गए हैं। अब आज के इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हमारा मेंस क्वेश्चन है, तो मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है इसको समझते हैं। डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। तो भारत का जो एविएशन इंडस्ट्री है इसकी आज के समय की यानी वर्तमान स्थिति क्या है ये बतानी है, प्लस क्या क्या चुनौतियाँ यहाँ पर ये इंडस्ट्री फेस कर रही है। फिर उसके बाद क्या क्या हम जो तरीके हैं वो लेकर चल सकते हैं जिससे कि इन चुनौतियों से लड़ा जा सके और इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, यहाँ पर सुधार किया जा सके। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ एक बार मैं, तो हिंदी में रीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बात की गई है भारतीय विमानन उद्योग की वर्तमान स्थिति और उसके
सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। इन चुनौतियों का समाधान करने और उद्योग में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसका यहाँ पर जो डिस्कशन है वो आपने करना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा जहाँ पर 59,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को जब आप लोग सबमिट करोगे तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पे कह सकते हो कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, तो आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बन सकते हो। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, समय ज़्यादा हो चुका है, तो ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर लूँगा। जो मैंने बोला था कि अभी दिल्ली को लेकर एक एडिटोरियल आया है, उसको मैं कल डिस्कस करूँगा। हमारा कल सैटरडे है, सैटरडे में आर्टिकल भी कम आते हैं, तो कल आराम से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, नाउ आप प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रीलिम्स वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर का, वो ये था कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, UNFCCC सेक्रेटेरिएट। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो सेक्रेटेरिएट है इसने यहाँ पे क्या कर सका, ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है। 2015 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। क्लियर हो गया। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।